हम बिहार वाले जितने भी लोग हैं, बुरा नहीं मानिएगा, हम सभी लोग, आप किसी भी राज्य के हैं, हमारे यहां आप जॉब करने आते हैं, हम बड़ा सम्मान और प्रेम आपको देते है कि नहीं है। लेकिन आप जिस भाषा में हमसे बात करते हैं उसी भाषा में हम आपसे बात करते हैं। जी कहते हैं, आप कहते हैं, हम कहते हैं, मैं का उच्चारण बिहार कभी नहीं करता। होता है कि नहीं होता? ये कौन है? हम हैं, हम हैं। ये सार्वजनिक सर्व को लेकर चलता है, सम्मत की भावना है, अपनत्व की भावना है। ठीक है, हम लोग दूसरे राज्य जाते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, तुरंत हम लोग को हे दृष्टि से लोग देखने लग जाता है। ये सब मानसिकता का फर्क है, समझे कि नहीं? आपकी पोस्टिंग हो जाए किसी अच्छे पद पर अदर राज्य में, वहां भी आपके साथ भेदभाव होगा। लेकिन हम लोग देख लीजिए कैसे अदर राज्य के बड़े बड़े अफसरों को भी कितना सम्मान देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सैकड़ों लोगों का देख रहे हैं, जॉब छोड़ने के बाद भी व्यक्ति बिहार से ही चुनाव लड़ने की सोच रहा है, बिहार को भी अपनी कर्मभूमि बता रहा है, इतना प्यार उसको यहां मिल रहा है। जो भी XYZ है, नाम नहीं लीजिए, होता है कि नहीं होता है? तो ये चीजें हैं, हमारे अंदर वो भावना है साहब, लेकिन फिर भी सब जगह विकृतियां हैं। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा फ्रिंगिंग फ्लक्स के बारे में करते हैं। आपको मैं बता दूं, मेरा तार कहीं से कट जाए तो करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, सर्किट ओपन हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान अनंत हो जाएगा, है ना। लेकिन आपका यदि चुंबकीय परिपथ है, बीच से कटा भी है, थोड़ा गैप भी है, तो बहुत असर इस पर नहीं पड़ता है। उस खाली कटे हुए भाग में भी, उस खाली कटे हुए भाग में भी मेरी फ्लक्स क्या होती है? इधर से पास कर जाती है, क्योंकि हवा चुंबकीय कुचालक नहीं है। अब ये पास करती है तो इस डिजाइन किए हुए भाग से ही सिर्फ नहीं जाती है, इधर उधर भी हल्का सा फैलने लग जाती है। मतलब जब नियंत्रण पेरेंट्स का नहीं रहता है तो कोचिंग के बहाने लड़का मूवी देखने भी जा सकता है, या क्रिकेट भी देख रहा होगा कुछ कुछ बच्चा आज भी, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहा होगा, ठीक है कि नहीं। एक आध अगर आ भी गया होगा तो चुपके से, समझे कि नहीं, हाँ हाँ, चुपके से कितना विकेट गया है, कितना क्या हुआ है, ऐसे देख ले रहा होगा। एक आध को होगा वैसा। अब कौन है ये हमको मालूम है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, ठीक है कि नहीं। हाँ ये साहब, ये इधर उधर क्या होती है, इस तरफ से जाती हैं साहब। आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, यही वाली आपकी फ्लक्स क्या कहलाती है? फ्रिंगिंग फ्लक्स कहलाती है। जो रास्ता हमने दिया था उसे ना जाकर के, जितना बाउंड्री हमने बांधा था उस बांधे हुए बाउंड्री से ना जाकर के इधर उधर भी हल्की क्या हो गई, चली गई। अगर आपका क्या हो जाए, एयर गैप ज्यादा रहेगा तो इसको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, और फिर मेरी फ्रिंगिंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो याद रख लेना, वायु अंतराल के बढ़ने से मेरे चुंबकीय परिपथ में फ्रिंगिंग फ्लक्स का मान बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं फ्रिंगिंग फ्लक्स को कम करना तो वायु अंतराल को कम कर दीजिए। जब वायु अंतराल कम कर दीजिएगा, दोनों एक दूसरे में सटा रहेगा, तो क्या जरूरत है इधर उधर जाने का? जब आसानी से हमारा काम चल रहा है तो काहे हम भटकेंगे? तो यही है आपकी फ्रिंगिंग फ्लक्स, ये ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए, तो सबसे मजबूत बात क्या है? फ्रिंगिंग वायु अंतराल के प्रभावी क्षेत्रफल के बढ़ जाने के कारण होता है, और ऐसा होने से मेरी फ्लक्स घनत्व क्या होती है, घटती हैं। और ध्यान रखना, अगर हम एयर गैप का लंबाई बढ़ाते हैं तो फ्रिंगिंग फ्लक्स बढ़ेगा, एयर गैप का लंबाई घटाते हैं तो फ्रिंगिंग फ्लक्स घटेगा। इसीलिए हम लोगों को अगर फ्रिंगिंग फ्लक्स को कम करना है तो एयर गैप को भी क्या करना चाहिए, कम करने का काम करना चाहिए। यही तस्वीर है जो कि आप देख रहे हैं। अंतराल कम होगा, ये धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और पूरी मेरी पाथ चलती चली जाएगी। तो कैसे कम करेंगे फ्रिंगिंग फ्लक्स को जी? तो वायु अंतराल को कम करके हम लोग कम करेंगे। चलिए साहब, कीपर सर्किट क्या है? ये कीपर सर्किट है जब कोई चुंबकीय परिपथ को बंद कर देते हैं, यानी आपका मान लीजिए कोई चुंबकीय परिपथ है हमारा ऐसे ऐसे, और इधर से हम चाह रहे थे कि मेरा फ्लक्स इधर से अपने पास कर रहा है, अपने पास कर रहा है। ये तो अपने कर रहा है तो कुछ बर्बाद भी तो हो रहा है, 100% तो हमको नहीं मिल रहा है, कुछ तो लॉस भी हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि रिलक्टेंस वहां नहीं है रिलक्टेंस, लेकिन उतना नहीं है कि जीरो पास कराए, है कि नहीं है। तो अगर हम लोग मटेरियल ला करके, चुंबकीय पदार्थ ला करके इधर इधर दोनों तरफ इसको ज्वाइंट कर देते हैं और एक सुगम परिपथ प्रदान किसको कर देते हैं साहब, फ्लक्स को कर देते हैं, तो ये जो सटाया है, ढक्कन लगाया है, यही क्या कहलाती है, कीपर सर्किट कहलाती है। यानी इस कीपर सर्किट का जो क्षेत्रफल होगा वह मेरे दोनों तरफ की भुजाओं के क्षेत्रफल के क्या होगा, लगभग बराबर होगा, समान होगा। तब हमारे लिए सुलभ और सुगम साहब फ्लक्स का संचालन, फ्लक्स का प्रवाह होगा। यह आप ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहलाता है?
चुंबक के प्रभाव में आने पर चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय गुण को ग्रहण कर लेता है, यही क्या कहलाती है? इंडक्शन कहलाती है। मतलब चुंबकीय पदार्थ ही चुंबकीय गुण ग्रहण कर सकता है, दूसरा कोई पदार्थ नहीं कर सकता। और अगर वह चुंबक के प्रभाव में आकर चुंबकीय गुण, आकर्षण विकर्षण के गुण को अपने अंदर समाहित कर ली है, तो डेफिनेटली वह मेरी क्या बन जाएगी साहब? चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, और यही घटना चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। मैग्नेटिक स्कैनिंग क्या है? आप जाते होंगे, कोई बड़े बड़े कार्यक्रम में आप लोग बराबर जाते हैं, तो वहां पर मेटल डिटेक्टर से आपको स्कैन करता है कि कहीं कुछ है कि नहीं है। एग्जाम में भी आपका जो है चेक करता है कि नहीं है। चलिए साहब, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मैग्नेटिक स्कैनिंग जो है, चुंबकीय बल रेखा किसी भी माध्यम से गुजर सकती है, इसके बीच कोई भी रोधक नहीं है, ठीक है। इसीलिए उपकरण को चुंबक के प्रभाव से यदि मुक्त करना है, तो नरम लोहे का रिंग क्या करते हैं? चारों ओर स्थापित कर देते हैं, और फिर आसानी से उस रिंग के माध्यम से हमारी चुंबक क्या होती है? प्रविष्ट कर जाती है, फ्लक्स प्रविष्ट कर जाती है। और लोहे का रिलक्टेंस अगर ज्यादा हो वायु से, तो क्या होगा? वह प्रवेश नहीं करेगी। तो जो बाहर से छल्ला हमने लगाया, उस छल्ले से सारे फ्लक्स को हमने खींचने का काम किया। यदुवंशी जी, यही क्या कहलाता है? मेरा मैग्नेटिक स्कैनिंग कहलाता है। साहब जी, मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या हो गया? ये थरथर हो जाना हो गया। मतलब इसका है कि आप कितना भी इसको एक्साइटेशन दे रहे हैं, इससे ज्यादा फ्लक्स अब इसमें विकसित नहीं हो सकता है। ये लास्ट लिमिट हो गया, इससे ज्यादा अब नहीं जाएगा। 40 किलो रसगुल्ला खा लिया है, एक पीस और कोशिश हो रहा है, तो अब वो सैचुरेट कर गया, अब मामला गड़बड़ हो जाएगा, अब रिटर्न होने लगेगा, है कि नहीं है? तो ये जो स्थिति बनती है, वो क्या कहलाती है? सैचुरेशन कहलाती है। यानी लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की कोर वगैरह में अतिरिक्त या अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकलने में अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। कितना एक्साइटेशन दीजिए, 40 एम्पियर की जगह 400 एम्पियर दे दीजिए, इससे ज्यादा मैग्नेटिज्म अब डेवलप नहीं हो सकता। वो लास्ट लिमिट आपकी क्या कहलाती है? मैग्नेटिक सैचुरेशन कहलाती है। ससेप्टिबिलिटी जो होता है साहब, वह क्या होता है? ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को चुंबकित किए जाने की माप जो है, वह मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है। तो हम लोग इसको के से सूचित करते हैं। के बराबर होता है 1/h। ये ध्यान रखिएगा, के की मात्रा जो है स्टील वगैरह में, सिलिकॉन स्टील वगैरह में ज्यादा होती है। अब आ गया कोरोसिव बल। ये कोरोसिव बल वो बल है कि मैग्नेटाइजेशन को हटा लेने के बाद भी, ठीक है, मेरा चुंबक अपने चुंबकत्व को खो नहीं रहा है। क्या कर रहा है? खो नहीं रहा है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उसमें है। समझ गए? यानी गार्जियन 2 महीना पैसा नहीं दिया, फिर भी लड़का पटना में टिका हुआ है। यह जो क्षमता है, अब और गार्जियन कितना दिन नहीं देगा, जबकि लड़का टिका रह जाएगा, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? रिटेंटिविटी हो जाएगी। गार्जियन उस समय तक पैसा देना बंद कर दिया, लास्ट लिमिट क्या होगा? जब लड़का लौट के गांव आ जाएगा, वह मेरी क्या होती है साहब? आपकी कोरेसिविटी होती। कंसेप्ट समझिए, फिर से बता रहे हैं। कह रहा है चुंबकीय बल हटा लेने के बाद शेष बचे हुए चुंबकत्व की शक्ति को पूरी तरह से जीरो कर देने के लिए, समझिए क्या हो गया साहब? पूरी तरह से जीरो कर देने के लिए, पूरी तरह से डीमैग्नेटाइजेशन करने के लिए जो बल की जरूरत होती है, वो बल मेरा क्या होता है? निग्रह बल होता है। वही मेरा कोरेसिव फोर्स होता है। और ये कोरेसिव फोर्स कहां ज्यादा लगेगा? परमानेंट मैग्नेट में ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व क्या है? बहुत ज्यादा है। बैकअप चुंबकत्व क्षमता को बचा के रखने की ताकत उसमें क्या है? बहुत ज्यादा है। कंसेप्ट क्लियर है साहब? आप जरा आ जाइए। अब मेरा है साहब रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी या रिटेंटिव फोर्स जो होता है, वो क्या होता है साहब? रिटेंटिविटी या रिटेंटिव फोर्स होता है, हमने चुंबकीय सामर्थ्य देना, चुंबकीय क्या किया? मैग्नेटाइजेशन देना हमने बंद कर दिया, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन देना बंद करने के बावजूद भी अपने चुंबकीय सामर्थ्य को बचाकर रखने की क्षमता जो हमारे चुंबकीय पदार्थ में है, वही उसका क्या कहलाता है? रिटेंटिविटी कहलाता है। जिसके कारण आप ये कह पाते हैं कि 15 दिन का 1 महीना भी पैसा नहीं भेजिए, हमको टेंशन नहीं है, मैनेज कर लेंगे। ये चीज क्या है? हमारी रिटेंटिविटी है। ये क्षमता भी मेरा किस में ज्यादा है? परमानेंट में। और खोने का क्षमता भी किस में ज्यादा है? परमानेंट में। इसीलिए हमने वहां लिखवाया था कि रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी दोनों क्या होती है? उच्च होती है। कहां पर? परमानेंट मैग्नेट में। टेम्पररी में यह क्या होती है? बहुत कम होती है। साथियों, कोई भी तार है, चालक के चक्कर टर्न या लगा करके यहां जो लूप आप बना दिए हैं, इस लूप में जो चुंबकीय क्षेत्र मेरा क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है इस रूप से। तो यही वाली व्यवस्था क्या कहलाती है? मैग्नेटिक लूप कहलाती है, जहां चारों ओर चुंबकीय बल रेखा क्या कर रही है? सर्कुलेट कर रही है, घूम रही है।
हेलिक्स में क्या होता है, हमने टर्नों को साहब इस तरीके से लपेट दिया है, कॉइल के रूप से लपेट दिया है। सबका व्यास क्या है, लंबाई से अधिक है। मान लीजिए ये मेरी लंबाई इतनी है ना, इससे ज्यादा बड़ा मेरा क्या होना चाहिए, व्यास होना चाहिए। जितना लंबा बनाएंगे स्ट्रक्चर उससे बड़ा मेरा क्या हो, व्यास हो, गोलाई हो। अगर ऐसी संरचना होती है तो वह मेरी क्या कहलाती है, हेलिक्स कहलाती है। ये टोरॉइड है साथियों, ठीक है, ये टोरॉइडल स्ट्रक्चर है। सुपर इनामेल कॉपर के कंडक्टर का हम लोग यूज कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं रिंग की तरह, अंगूठी की तरह शेप है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल का, और उस पे चारों साइड हमने क्या किया है, लपेट दिया है कंडक्टर को। और इसको जब सप्लाई प्रदान करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का यहां भी क्या होता है, विकास होता है। और इस तरह की संरचना में जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का विकास करते हैं, यह स्ट्रक्चर मेरी क्या कहलाती है, टोरॉइड कहलाती है। यह ध्यान दीजिएगा सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम की चर्चा, इस पर क्वेश्चन टेस्ट में था। ये कॉर्क स्क्रू नियम जो आप पेंच कसते हैं ना, आप लोग जो है जैसे यहां पर हम पेंच कस रहे हैं, तो ये जो पेंच कसते हैं, तो ये जो नुकीला भाग है साहब, और ये कसने के लिए जो दाहिने हाथ से आप घुमाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, दाएं हाथ द्वारा जो पेंच कसा जा रहा है, तो पेंच की नोक किसको बता रही है, विद्युत धारा की दिशा को बता रही है। अब मेरे हाथ का घुमाना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। हमारा अंगूठा जिधर जिधर घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, और पेंच जो अंदर जाता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करता है। समझ गए? तो कॉर्क स्क्रू नियम से मेरे पेंच के सीधे अंदर जाने की दिशा धारा को व्यक्त करती है, और मेरे कसने की दिशा किसको व्यक्त कर रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रही है। यही है साहब, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और नीचे जो धस रहा है वो किसको, करंट को व्यक्त कर रहा है। साहब जी, दो विद्युत चालक अगर पैरेलल में हो तो उसके सापेक्ष I1 I2 की करंट जा रही है, और दूरी d हो, ठीक है, और लंबाई l हो, तो इसके बीच जो चुंबकीय बल लगेगा वो बल क्या होगा, F बराबर म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई इंटू डी होगा। क्या होगा साहब, म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई इंटू डी होगा। साथियों ये सूत्र को कवर कर लीजिएगा, ये हेनरी और स्टेड ने इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था साहब, अगर दो कंडक्टर पैरेलल में हो और दोनों के माध्यम से समान दिशा में धारा जा रही हो, तो दोनों क्या करता है साहब, बिल्कुल दोनों चालक से एक ही दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो, तब यह एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। ये बातें हेनरी और स्टेड ने कहा था। लेकिन उन्होंने दूसरी बात यह भी कही थी, अगर समानांतर चालक है, उससे धारा विपरीत दिशा में जा रही है, तो दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, विकर्षण का बल लगेगा। क्या लगेगा सरकार, विकर्षण का बल लगेगा। विद्यार्थी जी यहां कैसा बल लग रहा है, विकर्षण का। दोनों एक दूसरे को दूर धक्का देने का काम कर रहा है। साहब जी आइए जरा देख लें, हमारी धारा ले जा रहे चालक में लग रहे बल की गणना। तो ये वही कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट से हमारा क्या उत्पन्न होता है, तो साहब मोटर मेरा काम करता है, डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जिस बल के कारण हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में सक्षम होते हैं, उसका मान होता है F बराबर BIL साइन थीटा। ये थीटा कौन सा कोण है, ये थीटा है मेरे चालक और चुंबकीय बल रेखा के बीच का एंगल। विद्वान साथियों ध्यान रखिएगा, अगर मेरी थीटा परपेंडिकुलर हो जाए, देख लिया जाए यहां पर आपकी चुंबकीय बल रेखा इधर से जा रही है ना, और मेरा कंडक्टर जो है सरकार बिल्कुल ऐसे रहे, तो मैक्सिमम चुंबकीय बल रेखा काटेगी कि नहीं कंडक्टर को, और मैक्सिमम काटेगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। ये एंगल कितने का बना, 90 का बना। विद्वान साथियों ध्यान देना, अगर थीटा मेरी 90 होगी तो मेरा एफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एफ मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन है, BIL साइन 90 है। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। कितना मान आ जाएगा, सिर्फ BIL आ जाएगा। तो अगर मेरा थीटा 90 हो तो मैक्सिमम फोर्स BIL होता है। कब मैक्सिमम फोर्स मिलती है, जब थीटा का मान 90 हो। यही रीजन है कि हम जितना भी मशीन बनाते हैं, रोटेटिंग मशीन, सबका रोटर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का बनाते हैं। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का रहता है, जैसे जैसे घूमता है अपने एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर पोजीशन ही बनाता है। इसीलिए हम कितना भी घूमे, हर जगह 90 90 90 पर ही हम कटिंग करते हैं, जिससे मेरी दक्षता क्या होती है, उच्च हो जाती है। सबके पीछे लॉजिक रहता है विद्यार्थी जी। चलिए सरकार आगे बढ़ जाते हैं। ये बातें अभी हमने बता दी हैं। अगर नवयुवक तुम तो बहुत मेहनती छात्र मालूम पड़ता है जी, अगर क्या हो जाए, मेरा थीटा 0 हो जाए, फिर क्या होगा, उसी इक्वेशन में आपको एफ बराबर बताया गया BIL साइन थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा,
कोई बल उत्पन्न नहीं होगा। कहां है विद्यार्थी, यहीं पर ना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी आई एल साइन 0 का मान कितना 0, तो टोटले ना मेरा खत्म हो जाएगा, तो एफ का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। अगर मेरी चुंबकीय बल रेखा और मेरा कंडक्टर दोनों एक ही एक्सिस पर हो, एक दूसरे के समानांतर हो, पैरेलल हो, तो कोण कितना 0 का बनता है। और जब 0 का कोण बनता है कोई बल की उत्पत्ति नहीं होती है। यह भी लॉजिकल क्वेश्चन है, पूछ सकता है परीक्षा में। आइए जरा आगे बढ़ते हैं साहब। सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है, इस पर टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। एल को क्या सूचित करते हैं, एल होता है साहब ई, आप ध्यान रखिएगा हम लोग ऐसे करते हैं, ई बराबर होता है एल डी आई बटे डी टी। अब एल निकालेंगे तो क्या होगा ई डी आई बटे डी टी नहीं हो जाएगा जी, ई डी टी बटे डी आई होगा, ई डी टी बटे कोना कोनी गुना होगा ना, ई डी टी बटे क्या होगा डी आई होगा। इसका यूनिट यहां से क्या लिख देंगे, वोल्टेज के लिए ई के लिए वोल्टेज, वोल्ट टाइम के लिए सेकेंड, और आई के लिए एम्पियर, तो वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर भी इसका एक यूनिट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन था परीक्षा टेस्ट में, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, यह मेरा होता है फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। क्या होता है फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। फ्लक्स लिंकेज को हम लोग साई से सूचित करते हैं, और साई का मान होता है n इंटू फाई। क्या होता है साहब, साई का मान होता है n इंटू फाई। इसीलिए क्या लिख दिया, L बराबर n फाई बटे I लिख दिया, जहां n मेरे टर्नों की संख्या है, फाई मेरा फ्लक्स है, I मेरी करंट है। याद रखना मैग्नेटिक सर्किट में और ट्रांसफार्मर में मेरा n का मान टर्न की संख्या को बताता है, लेकिन यदि हम रोटेटिंग मशीन में चले जाएं, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी मोटर, एसी जनरेटर में चले जाएं, तो मेरा n क्या बताता है, स्पीड को बताता है। क्या बताता है जी, स्पीड को बताता है। ये भी बातें आप ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी। किसी चुंबकीय कोर के लिए क्या हो जाएगा, ये L बराबर n स्क्वायर बटे S हो जाएगा। आप जानते हैं S क्या है, L बटा म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए है। यही ना रिलक्टेंस है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। तो हम लोग पलट के क्या मान लिख दें, आपका L बराबर क्या हो गया n स्क्वायर बटे L बाय म्यू नॉट म्यू आर है ना इंटू ए। तो सीधा करिएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए बटे आपका L होगा कि नहीं होगा। क्या देखा आपने, मेरी L n स्क्वायर का समानुपाती हो गया कि नहीं हो गया। अगर टर्नों की संख्या बढ़ाते हैं तो मेरा निश्चित रूप से L क्या हो जा रहा है, समानुपाती हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर लंबाई हम कॉइल का बढ़ाते जाएंगे मेरा इंडक्टेंस का मान क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। ये भी आपने यहां से देख लिया है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न, लॉजिकल बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है, समझ गए कि नहीं। n स्क्वायर का क्या है, समानुपाती है। अब चलिए अन्योन्य प्रेरण को समझ लेते हैं, यानी आपके नहीं खाने पर आपका पड़ोसी जो है भूखा रह जा रहा है, यह जो समस्या है उसी को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। मतलब सप्लाई दिया है पहला में, लेकिन फायदा उठा कौन रहा है, दूसरा हो रहा है। मतलब आप तो अपना ऑफलाइन आ गए पढ़ने के लिए, और ऑनलाइन भी आप एक्टिव करवा लिए, और ऑनलाइन अपना दोस्त को रूम पर बैठा दिए हैं, उसको उसका पासवर्ड दे दिए हैं, वो वहां आनंद ले रहा है, आप यहां आनंद ले रहे हैं। तो मतलब स्पष्ट है, खर्चा आपने किया, फायदा उसको भी मिल रहा है। दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा। स्वाभाविक सी बात है साहब। तो हम साहब जी सप्लाई किसको दे रहे हैं, हम पहला वाले आपको N1 को दे रहे हैं, पहले सर्किट को दे रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, इसमें तो अपना तो फ्लक्स उत्पन्न हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ भी कुछ मात्रा में फ्लक्स यहां क्या हो रही है, जुड़ रही है। अगर दोनों में सप्लाई दे दें और दोनों को एक खास दूरी पर रखें तो इसमें अपना फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसमें भी अपना फ्लक्स उत्पन्न होगा, लेकिन यह अपनी कुछ मात्रा इसको देगा, यह अपनी कुछ मात्रा इसको देगा, और दोनों के बीच में फिर चुंबकीय संबंध बनेगा। यही चीजें क्या कहलाती हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती हैं, परस्पर इंडक्शन कहलाती हैं। लेकिन मैं एक छोटी बात आपसे जानना चाहता हूं, मेरे यहां पर जो मेरा लिंकिंग हुआ है वह किस करंट के देने के कारण हुआ है। I1 के इस L1 में जाने के कारण मेरे इस L2 में फ्लक्स का जुड़ाव हुआ है। I2 L2 को देने के कारण मेरे L1 में फ्लक्स का जुड़ाव हुआ है। रिस्पॉन्सिबल इसमें म्यूचुअल का कौन है, I2, इसमें म्यूचुअल का कौन है, I1।
कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें भी यदि आप I1 नहीं देते तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं विकसित होता, विकसित नहीं होता तो उसे संपर्क कहां से स्थापित होता? तो ये बातें क्या कहलाती हैं? एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। और अगर आप इसकी बात करें तो इसकी वजह से, इसमें बात करें तो उसकी वजह से मेरा क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है। यानी आप इसे साहब कैसे सूचित करते हैं? एम से सूचित करते हैं, और इसका भी यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है साहब? हेनरी होता है। अभी मैंने आपसे कहा था, छोटी बातें कही थी, हम यहां एम की बात करेंगे। एम क्या होगा? किस में बात कर रहे हैं? N1 वाले में। किस करंट के कारण साहब? I1 के कारण। कौन सा फ्लक्स आया है? I2 है कि नहीं है? तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? यहां देख लीजिएगा साहब, यहां पर उल्टा मैंने लिख दिया। मेरा मान क्या हो जाएगा? N1 कौन सी आई है? I2 आई है। किसकी वजह से आई है? I2 के वजह से। इसमें यदि हम ले रहे हैं तो देख लेते हैं, इसमें यदि ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? I1 मेरा हुआ, N1 में आया है कौन सा? I2 आया है। किसकी वजह से आया है? I1 की वजह से आया है। चलिए कोई बात नहीं है, दो यहां पर मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। एक सेकेंड, पहला हम क्या लिख सकते हैं? आप यदि आप लेते हैं N1, तो N1 में क्या आया है? I1 किसके रिस्पेक्ट में डेवलप हुआ है? I2। दूसरा में क्या लिखेंगे? N2 किस करंट के कारण? I1 के कारण। तो दोनों का दोनों के कारण हो रहा है यदि हम सप्लाई देते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पहली कुंडली से कौन सी धारा आ रही है? I1। उसके कारण दूसरी कुंडली में कौन सा फ्लक्स हुआ? Phi2। कितना टर्न है दूसरी का? N2। तो मेरा M कितना होगा? N2 Phi2। लेकिन किसके वजह से? ठीक है, उसी तरह से हम दूसरे वाले हिस्से में जब गए थे तो वहां किसके कारण से? N1 क्या डेवलप हुआ? Phi1। किसके कारण? I2 के कारण। यही चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती हैं। यहां पर वही बातें लिखी गई हैं साथियों। लेकिन इस म्यूचुअल इंडक्शन को हम कैसे व्यक्त करते हैं? कपलिंग से, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग से। ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है? K होता है। ये बताता है साथियों कि हमारा यहां पर फ्लक्स डेवलप हुआ है, मान लीजिए Phi1, यहां फ्लक्स मेरा डेवलप हुआ है Phi2। इसमें से हमने क्या किया है साहब? ध्यान दीजिएगा, इसमें से हमने क्या किया है? यहां पर लिंक किया है कितने को साहब? इसमें से हमने लिंक किया Phi1 का कौन सा हिस्सा इसमें गया है? Phi1 का हिस्सा Phi2 में आया है, तो हमारे Phi2 में जो 1 आया है वो Phi2 1 हो गया। यहां से हम दूसरा लिंक कर देते हैं, Phi2 का जो भाग Phi1 में आया है इसको हम लोग क्या कह देते हैं? Phi12 कह देते हैं। यानी Phi1 साइड में दूसरे वाले की मात्रा, Phi2 साइड में पहले वाले की मात्रा, दोनों तरफ सप्लाई देने के कारण आया है। अब जरा गौर से समझिएगा, हमारी टोटल फ्लक्स पहले वाले में कितनी है? मेरी टोटल फ्लक्स जो है वह पहले वाले में कितनी है साहब? Phi1 है। क्लियर? दूसरे वाले में कितनी है? Phi2 है। Phi1 अपना कितना हिस्सा उसको देता है? Phi21 देता है। Phi1 अपना कितना हिस्सा उसको देता है? Phi21 देता है। ये अपना कितना हिस्सा इसको देता है? Phi12 देता है। बहुत कर सकता है तो क्या कर सकता है? टोटल का टोटल दे सकता है। मैक्सिमम क्या कर सकता है? टोटल दे सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली टोटल देना संभव नहीं है। इसीलिए आप इस बात को समझ गए कि Phi12 जो होगा वो लेस होगा Phi2 से, और Phi21 जो होगा वह भी लेस किससे होगा? Phi1 से होगा। मतलब मेन फ्लक्स से जरूर कुछ कम मात्रा होगी जो उसको देगा। ठीक है कि नहीं? अब हमारा K जो होता है वो समान रूप से क्या होता है? मेरे Phi1 का जितना हिस्सा दूसरे भाग में जा रहा है वही मेरी K कहलाती है। यानी Phi21 बटा Phi1 हो गया K, और मेरा K क्या हो गया? Phi12 बटा Phi2 हो गया K, जिसका मान नॉर्मली क्या हो सकता है? 1 से कम ही होता है, या बहुत होगा तो 1 के बराबर होगा, और 1 के बराबर होगा तो वो कंडीशन आइडियल होगी साथियों। क्या होगी? आइडियल होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मान लेस देन इक्वल टू क्या होता है सरकार? 1 होता है। K इक्वल टू 1 हो जाएगा जब मेरी परफेक्ट क्या हो जाएगी? कपलिंग हो जाएगी। यानी 100% मेरा क्या हो जाएगा? लिंक करेगा एक दूसरे से। क्या हो जाएगा? 100% लिंक करेगा एक दूसरे से। ये मामला है साहब, है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। अब यहां पर क्या हो गया? अब इस K का M के साथ क्या संबंध है? K यदि ज्यादा है तो M भी ज्यादा है, K यदि कम है तो M भी
कम है, क्योंकि उसी के आधार पर हमारे m के मान का निर्धारण होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, m इक्वल टू क्या सूत्र होता है, k अंडर रूट L1 L2। इसको बिल्कुल कंठाग्र कर लीजिएगा। यहां से यदि k बराबर पूछा जाए तो m बटा क्या होगा, अंडर रूट L1 L2। इस पर न्यूमेरिकल भी हो सकता है, L1 L2 और k का मान दे दे और आपसे कहे भाई साहब m बताइए, तो सीधा फॉर्मूला पे रख करके गुना करके आप मान निकाल लेंगे, है कि नहीं है, ये जान लीजिएगा साहब, ठीक है। चलिए, तो k का मान 1 या प्रायः 1 से क्या होता है, कम होता है, 0 से 1 के बीच ही वेरी करेगा। आइडियल कंडीशन होगी तो 100% कपलिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए विद्यार्थी जी, आइए साहब, डॉट कन्वेंशन जो होती है ये क्या होती है, पोलरिटी को बताती है, ध्रुवता को बताती है। क्या बताती है सरकार, ध्रुवता को बताती है। तो यहां देखिए करंट प्रवेश किया, ये प्रवेश के पॉइंट पर डॉट है, यहां से करंट बाहर मेरी क्या हो रही है, निकल रही है। क्या कर रही है, करंट बाहर निकल रही है। यदि आपका एक एंट्रिंग पर है और एक कहां है साहब, लिविंग पर डॉट है, तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस इस दोनों के बीच का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा साहब, एडिटिव नेचर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर यहां भी इंटरिंग पर है, यहां लिविंग पर है, तो माइनस हो जाएगा। यहां इंटर कर रहा है, यहां इंटर कर रहा है, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, याद रखना साहब, अगर सेम पोजीशन पर डॉट है तो क्या लीजिएगा, प्लस। अगर आपका पोजीशन क्या है, अपोजिट पे डॉट है, तो माइनस। एग्जाम्पल के तौर पे विद्यार्थी जी, यहां भी प्रवेश कर रही है धारा, यहां भी प्रवेश कर रही है इस कॉइल में, तो क्या लेंगे हम, m को पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर ये L1 L2 है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2m हो जाएगा, क्योंकि इसका भी m, इसका भी m प्लस m बराबर 2m हो जाएगा। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां बताया गया है, सेम सेम प्रवेश पर है, यहां भी प्रवेश पर है, ठीक है। इसके वजह से m, इसके वजह से m, तो इसका अपना m, इसका अपना m, तो दोनों का अलग अलग mm, तो m प्लस m कितना, 2m हो गया। यहां पर देख लीजिए बाहर निकल रहा है, यहां भी क्या हो रहा है, कॉइल से बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने के पोजीशन पर दोनों डॉट है, तो दोनों परिस्थिति में फिर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस यानी प्लस 2m हो जाएगा। अब यहां देखिए एक प्रवेश द्वार पर है, एक निकास द्वार पर है, इस कॉइल से करंट बाहर निकल रही है, तो माइनस m L1 प्लस L2 माइनस 2m हो जाएगा। यहां देख लीजिए, यहां निकास पर है और यहां प्रवेश पर डॉट है, करंट दौड़ा के देख लीजिए, यहां निकास पर है, यहां प्रवेश के पॉइंट पर है, तो यहां भी क्या होगा, माइनस। तो जब अपोजिट अपोजिट रहेगा तो माइनस, और सेम सेम पोजीशन रहेगा तो प्लस लेंगे। यह हमारी किसको बताता है साहब, पोलरिटी को, ध्रुवता का सूचक है। किसका सूचक है, ध्रुवता का सूचक है। समानांतर में देख लीजिए, एंट्री पर, यहां भी क्या है, एंट्री पर, तो जब हमारा समानांतर में सेम पोजीशन रहता है तो यहां उल्टा खेल हो जाता है। समानांतर में सेम रहेगा तो माइनस, अपोजिट रहेगा तो प्लस, इसीलिए यहां सेम सेम है तो क्या ले लिए, L1 L2 माइनस m स्क्वायर बटा L1 प्लस L2 माइनस 2m हो गया। ठीक है, अपोजिट देख लीजिए, यहां प्रवेश है, यहां निकास पर है, तो क्या हो गया, L1 L2 माइनस m स्क्वायर बटे नीचे प्लस 2m हो गया। माइनस और प्लस का चिन्ह बदलता कहां पर है, इस सिनेरियो पर, ऊपर से कोई लेना देना पैरेलल में नहीं है। चलिए विद्यार्थी जी, ये भी आप लोगों ने देख ही लिया है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमारी यहां L1 L2 L3, तो तीनों का तो हमने सेम सही कर दिया। इसका प्रवेश है, इसका प्रवेश है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज ना है, तो इसीलिए प्लस 2m1, दोनों के बीच का कहा है m1, तो प्लस 2m1 हो गया। इसमें देखिए दोनों में, इसका प्रवेश है, इसका निकास है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 2m2। इसमें m3 देखिए, इसका निकास है, इसका प्रवेश है, क्या होगा, माइनस 2m3, तो क्या लिख दिए, माइनस 2m3 लिख दिए। ठीक है, तीनों का तीनों में बताया हुआ है, तब जाके ऐसा हम लोग किए। ठीक है, हालांकि इतना टफ नहीं आपसे पूछेगा, अगर पूछ भी देगा तो आप लोग बना लीजिएगा, अब इतना मुझे विश्वास है। हम तो देते ही हैं, है कि नहीं, हम तो देवे करेंगे। हम टफ क्वेश्चन देंगे तब ना परीक्षा में आसान पूछेगा, तो आप वहां पर आराम से बना लीजिएगा। और हम यहाँ बहुत आसान देंगे और वहां परीक्षा में जाइएगा तो वहां पर चारों खाने चित हो जाइएगा, तो वो अच्छी बात नहीं ना है कि नहीं है। आइए साहब।
आइए आगे बढ़ते। यहाँ साहब 4 हेनरी, यहाँ 2 एच है, यहाँ हमारी क्या है देख लीजिए एंट्री पर है, यहाँ भी क्या है निकास पर है, और यहाँ क्या है एंट्री पर है। तो हम लोग सबसे पहले 4 4 4 4 तिया 12 लिख दिए डायरेक्ट। इस दोनों के बीच आइए तो प्रवेश पर एक निकास पर तो क्या हो गया माइनस 2 दूनी 4 हो गया। इसमें आइएगा तो यहां भी प्रवेश यहां भी प्रवेश, इस दोनों में क्या होगा 2 गुना 2 यानी प्लस हो जाएगा, तो हम लोग 4 प्लस कर दिए। इसमें आइए प्रवेश है, ये क्या है ये निकास है, यहां प्रवेश है तो माइनस होगा, माइनस कितना 2 गुना 1 यानी -2 × 1, तो क्या हो गया 12 - 4 + 4 - 2 बराबर 10 हेनरी निकल गया। बस आपको पॉइंट पकड़ना है कि प्रवेश पर है कि निकास पर है, और तीर जिसके जिसके बीच दिखाएगा उसी के बीच आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जहां तीर नहीं जोड़ा है उसको नहीं करेंगे। ये देख लीजिए सवाल आपका है L1 L2 का मान क्रमशः 0.4 और 0.9 हेनरी है, युग्मन फैक्टर यानी कपलिंग ऑफ कोएफिशिएंट के 0.1 है, m बराबर पूछ रहा है व्हाट। आप तो जानते हैं विद्यार्थी m बराबर क्या होता है k√L1 L2 होता है। बस जल्दी से वैल्यू निकाल दीजिए। हम लोगों को ये करने का ये वाला फॉर्मूला नहीं भी लगाते, वही फॉर्मूला से हम कर लेंगे। क्या हो जाएगा m बराबर सीधे करिए 0.1 अंडर रूट कितना 0.9 गुना 0.4, क्या हो गया नचोगा 36, 0.1 गुना अंडर रूट 0.36 है ना, सिंप्लीफाई कर लीजिए क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। इस तरीके से आप बना लीजिएगा विद्यार्थी जी। यह बहुत हाईलाइटेड है, फ्लेमिंग का राइट और लेफ्ट हैंड को बहुत प्यार रेलवे करता है, इस पर क्वेश्चन देना ही देना है। आप सब जानते हैं वाम हस्त नियम डीसी मोटर के लिए क्या होता है उपयुक्त होता है, और इस मोटर में क्या बताता है बल की दिशा बताता है। क्या बताता है बल की दिशा। हम बाएं हाथ की 3 उंगलियों को मध्यमा तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे की लंबवत हो, तो मेरी मध्यमा धारा की दिशा को बताती है, धारावाही चालक में धारा की दिशा को बताती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, अंगूठा चुंबकीय बल रेखा को यानी मैग्नेटिक फोर्स को क्या करता है बताता है, यानी आपका साहब घूर्णन जो होगा बल जो उत्पन्न होगा उसको बताता है। तो अंगूठा किसको बता रहा है मेरे बल को बताता है। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम वाम हस्त का नियम। चलिए साहब दायां हाथ का नियम, इस पर कौन आधारित है मेरी जनरेटर है, कौन सी जनरेटर डीसी जनित्र आधारित है, और जानते हैं इससे किसकी दिशा ज्ञात की जाती है ईएमएफ की दिशा हम लोग क्या करते हैं इसके माध्यम से ज्ञात करने का काम करते हैं साहब। तो राइट हैंड रूल में जस्ट अपोजिट है, राइट हैंड रूल में क्या होता है ये मेरे मोशन ऑफ कंडक्टर को बताता है, ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है तर्जनी, और मेरा जो मध्यमा है यह इंड्यूस ईएमएफ या धारा के उत्पन्न धारा की दिशा को बताता है। आप कभी भी ये मत समझिएगा कि उत्पन्न सिर्फ वोल्टेज होता है, उत्पन्न वोल्टेज करंट दोनों होती है, ठीक है कि नहीं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम ज्यादा वोल्टेज चाहते हैं कि ज्यादा करंट चाहते हैं। डीसी मशीन में आपको तो याद है अगर लैप वाइंडिंग कर देंगे तो करंट हमको ज्यादा मिलेगा, वोल्टेज हमको कम मिलेगी। वेव वाइंडिंग लगा देंगे तो वोल्टेज हमको ज्यादा मिलेगी, करंट को कम मिलेगी। तो हम क्या चाहते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार वैसा वाइंडिंग उसमें हम लोग अटैच करने का काम करते हैं। इस बात को हमेशा क्या करना है नौजवानों ध्यान देना है सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम कहता है कि यदि किसी अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाए घूमते हुए कंडक्टर को स्थापित किया जाए तो क्या होता है ईएमएफ उत्पन्न होती है, या नहीं तो अस्थिर कंडक्टर के बीच में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाए तो ये घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र कंडक्टर को काटता है, ईएमएफ उत्पन्न होती है। ये पहला नियम में उन्होंने कहा था। दूसरे नियम में उन्होंने कहा कोई पूछ दिया कि हो तो रहा है लेकिन कितना हो रहा है मात्रा बताइएगा तब ना समझेंगे कि वैज्ञानिक हैं, तो उसने कह दिया साहब कि मात्रा होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के समानुपाती होती है, जितना फ्लक्स के दर में परिवर्तन होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ होगी। तो दूसरे नियम से उन्होंने कह दिया E बराबर क्या कह दिया साहब n d फाई बाय dt, और यहां पर E को समानुपाती बता दिया d फाई बाय dt के। ये फैराडे के नियम से हमको प्राप्त हो रहा है। यह जो ईएमएफ है यह स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ है, अस्थिर ईएमएफ है। ट्रांसफार्मर में सोलेनॉइड में चोक में हमको क्या होती है प्राप्त होती है साथियों। लेकिन ध्यान देना विद्यार्थी जी अब सब कुछ जब अच्छा चल रहा हो तो एक आध गो उंगली करने वाला चला ही आता है, जैसे देखते नहीं है बीच बीच में, तो जो उंगली करने वाला चला आता है तो वो जो है अरे फैराडे साहब बहुत खुश हो रहे हैं, ये देखिए डायरेक्शन उल्टा है भाई साहब, वोल्टेज निकाल लिए तो क्या कर दिए डायरेक्शन उल्टा है, मतलब कॉजेज अपोज द जिसके कारण उत्पन्न हो रहा उसी का विरोध कर रहा है।
नेचुरल सी बात है। जिस माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया, कल नौकरी हो जाएगी, फिर आपको क्या हो जाएगा, बुढ़वा खांसते रहता है, शायद कि जिसका खटिया हटाइए यहां से, टर्न दे रहा है। होता है कि नहीं होता? 90% परिवार में तो यही हो रहा है। जब बच्चे सबल हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, पिताजी के पैसे की उसको आवश्यकता जब नहीं रहती है, तो उनको क्या करते हैं, साइड कर। लेकिन ऐसा विद्यार्थी मानव जीवन में करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी आपको एक सर्वे का ज्ञान दे रहा हूं, बहुत खुश नहीं होइएगा, लेकिन गर्व कीजिएगा साहब, आज भी पूरे हिंदुस्तान में अगर साहब हमारा जो है संयुक्त परिवार बचा है, तो बिहार राज्य में ही बचा हुआ। समझे कि नहीं? यहां भी बहुत घट गया, लेकिन उस बचे हुए में भी अगर सर्वाधिक संख्या है तो बिहार में ही है। आज भी बिहार ही ऐसा राज्य है जहां विद्यार्थी किसी भी परिस्थिति में बचा हो, वो चाहता है कि पर्व में माँ बाप के पास जाए, घर जाए, वो भाग जाता है विद्यार्थी। नहीं टिकट मिलता है ट्रेन में, लटकिए के फटकिए के जैसे होता है पहुंचता। होता है कि नहीं होता? नेचुरल सी बात, एकदम सही बात, एकदम सही बात, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि नहीं है? ये हम बिहार वाले जितने भी लोग हैं, बुरा नहीं मानिएगा, हम सभी लोग, आप किसी भी राज्य के हैं, हमारे यहां आप जॉब करने आते हैं, हम बड़ा सम्मान और प्रेम आपको देते है कि नहीं है? लेकिन आप जिस भाषा में हमसे बात करते हैं, उसी भाषा में हम आपसे बात करते हैं। जी कहते हैं, आप कहते हैं, हम कहते हैं, मैं का उच्चारण बिहार कभी नहीं करता। होता है कि नहीं होता? ये कौन है? हम हैं, ये हम हैं। ये सार्वजनिक सर्व को लेकर चलता है, सम्मत की भावना है, अपनत्व की भावना है। ठीक है, हम लोग दूसरे राज्य जाते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, तुरंत हम लोग को हे दृष्टि से लोग देखने लग जाता है। ये सब मानसिकता का फर्क है, समझे कि नहीं? आपकी पोस्टिंग हो जाए किसी अच्छे पद पर अदर राज्य में, वहां भी आपके साथ भेदभाव होगा, लेकिन हम लोग देख लीजिए कैसे अदर राज्य के बड़े बड़े अफसरों को भी कितना सम्मान देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सैकड़ों लोगों का दिख रहे हैं, जॉब छोड़ने के बाद भी व्यक्ति बिहार से ही चुनाव लड़ने की सोच रहा है, बिहार को भी अपनी कर्मभूमि बता रहा है, इतना प्यार उसको यहां मिल रहा है। जो भी XYZ है, नाम नहीं लीजिए, होता है कि नहीं होता? तो ये चीजें हैं, हमारे अंदर वो भावना है साहब। लेकिन फिर भी सब जगह विकृतियां हैं। लेकिन आप लोग जब नौकरी लग जाएगा विद्यार्थी जी, तो आप लोग अपने माता पिता के साथ निश्चित रूप से ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, ये मुझे विश्वास है। आइए साहब आगे बढ़ते। तो क्या कीजिएगा साहब? लेंज का नियम क्या कह रहा है? कॉजेज अपोज द रीजन, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहा है। इसीलिए लेंज साहब ने क्या लगा दिया? माइनस का चिन्ह लगा दिया। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होती है मेरे इंड्यूस्ड वोल्टेज का, क्योंकि जो करंट गई है और उसी करंट के सर्कुलेशन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, अब फिर फ्लक्स काटा है मेरे कंडक्टर को, तब जाके वोल्टेज उत्पन्न हुआ है। इस वोल्टेज का डायरेक्शन मेरे धारा के डायरेक्शन के क्या है साहब? अपोजिट है। वही चीज यह बताता है। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है साहब? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है साथियों। विद्यार्थी जी, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर यदि आप तापमान बढ़ाते हैं तो मेरा पदार्थ अनुचुंबकीय या लो चुंबकीय हो जाता है। उसके नीचे ऊपर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? मतलब पहले से लो चुंबकीय पदार्थ है, बढ़ाइएगा तो क्या बन जाएगा? अनुचुंबकीय। नीचे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? लोह चुंबकीय। तो वह तापमान क्या कहलाती है? क्यूरी टेम्परेचर। आयरन के लिए 770 डिग्री है, निकेल के लिए 354 है, कोबाल्ट के लिए 1115 है, फेराइट के लिए 450 है, अल निको एल्युमिनियम निकेल और कोबाल्ट इसके लिए 850 है। तो अलग अलग पदार्थों के लिए क्यूरी ताप क्या होता है? अलग अलग। साहब जी, एम्पियर्स लॉ जो है वह किसी भी कंडक्टर में धारा के प्रवाह की दिशा को बताता है। बीच खेत में आप खड़े हो गए हैं और अचानक आपसे पूछ दिया विद्यार्थी, आप तो इलेक्ट्रीशियन है जी? हाँ सर इलेक्ट्रीशियन है। बताइए तो इस करंट किधर से किधर जा रही है? इसमें बीच खेत में खड़े हैं, कंडक्टर है, आसमान है और कंडक्टर दिख रहा है, बड़का आपका हाई ट्रांसमिशन लाइन HT लाइन जा रही है 400 kV की, और आपको पूछ दिया जरा बताइएगा करंट दायां से बायां जा रहा है कि बायां से दायां जा रहा है?
इस चीज की जानकारी कौन देता है? एम्पियर्स लॉ देता है। इसके आधार पर क्या होता है साहब, ओवरहेड लाइन में गुजरने वाली धारा की दिशा हम लोग इसके माध्यम से क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। आप मैग्नेटिक नीडल ले लीजिए और चालक के नीचे ले जाइए और खुद में कल्पना करिए कि आप उस कंडक्टर के ऊपर तैर रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि हम कंडक्टर के ऊपर क्या है साहब, जैसे नदी में तैरा जाता है वैसे तैर रहे हैं। यदि सुई का नॉर्थ पोल की दिशा आपके बाएं हाथ की ओर है, क्या है, सुई का नॉर्थ पोल की दिशा आपके बाएं हाथ की ओर है, तो धारा की दिशा आपके पैर से होकर सर के अंदर से जा रही है, यानी आपके पैर से होकर सर से बह रही है। अब जिधर बायां होगा उससे आप समझ लीजिएगा कि हमारा पैर उधर है तो उधर से इधर जा रही है, मेरा पैर इधर है तो इधर से उधर जा रही है। कमाल किसके कारण हो गया? आपके मैग्नेटिक नीडल के कारण, सुई के कारण हो गया। तो आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि गुजरने वाली धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम? एम्पियर्स नियम। सोलेनॉइड आप जानते ही हैं, हमने क्या कर दिया साहब, एयर कोर में कॉइल को लपेट दिया, बहुत सारे टर्न, और उसका व्यास क्या है, लंबाई से क्या होगी साहब जी, अधिक है। यही मेरी सोलेनॉइड है। और सोलेनॉइड में क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसको H बराबर कैसे व्यक्त करते हैं? NI/L करते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है नौजवानों? एम्पियर टर्न प्रति मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर टर्न प्रति मीटर होता है। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। हेलिक्स रूल क्या कहता है? इसके अनुसार आप अपने दाहिने हाथ से किसी सोलेनॉइड को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। और जब सोलेनॉइड को पकड़ते हैं तो मेरे दाहिने हाथ की उंगलियों की दिशा जो है वह क्या कर रही है, अंगूठा सोलेनॉइड के जिस ओर होगा वह कौन सा ध्रुव होगा? उत्तर ध्रुव होगा। और अपोजिट वाला भाग क्या होगा मेरा? साउथ पोल होगा। यानी पोल का पता हमको किससे चलता है? हेलिक्स रूल से चलता है। यानी धारा की दिशा जिस ओर है उस ओर से हम पकड़ते हैं अपने सोलेनॉइड को, और फिर मेरी अंगूठा जो होती है पकड़ने में वो नॉर्थ पोल को बताती हैं। अपोजिट वाला हिस्सा किसको बताता है? साउथ पोल को साहब बताने का काम करता है। एंड नियम, क्वेश्चन इस पर टेस्ट में मैंने पूछा हुआ है, क्या बताता है ये बताता है मेरे साहब जी, ध्यान रखिएगा, पोलरिटी को बताता है, ध्रुवता को बताता है। यदि हमने धारा को प्रवाह करा दिया किससे साहब? आपने इस क्वाइल से, सोलेनॉइड से, और घड़ी धारा की दिशा घड़ी के सुई के घूमने की क्या हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा घूम रहा है तो दक्षिण ध्रुव कहलाएगा। वह सिरा जहां क्लॉकवाइज घूम रहा है दक्षिण कहलाएगा, और उसका विपरीत क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा। यानी आपका ये क्लॉकवाइज करंट जा रहा है ना, तो क्लॉकवाइज जब करंट जा रहा है तो ये वाला मेरा क्या है? अंतिम सिरा जहां निकल रहा है वो साउथ हो गया, और पीछे वाला नॉर्थ हो गया। एंटी क्लॉक रहेगा तब क्या होगा? ये वाला मेरा नॉर्थ हो जाएगा और ये मेरी साउथ हो जाएगी। तो यहां पर जो डायरेक्शन है वो कैसी है? क्लॉकवाइज है, इसीलिए हम लोग उसको साउथ और इसको नॉर्थ लिए हैं। देखिए साहब, चुंबकीय और मैग्नेटिक सर्किट के बीच का क्या संबंध है जरा सा देख लें। आपने देखा ये मेरी चुंबकीय इलेक्ट्रिकल सर्किट है, रजिस्टर है, करंट है, वोल्टेज है। यहां भी मैग्नेटिक परिपथ है, एमएमएफ है, फ्लक्स है और करंट है। यहां पर रुकावट के लिए रिलक्टेंस है, यहां रुकावट के लिए क्या है? रेसिस्टेंस है। यहां मेरी धारा का मान होता है ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस, एमएमएफ का मान होता है क्या होता है? फ्लक्स का मान होता है एमएमएफ बटा रिलक्टेंस। यहां आई बराबर वी बाय आर, वहां फाई बराबर एमएमएफ बटा रिलक्टेंस। साहब जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहां होती है जो फ्लक्स का प्रवाह धारा का प्रवाह कराती है। एमएमएफ यहां फ्लक्स का क्या करती है? प्रवाह कराती है। एम्पियर आई बराबर वी बाय आर, फाई बराबर एमएमएफ बाय एस। धारा घनत्व आई बटा ए होता है, फ्लक्स घनत्व फाई बटा ए होता है। प्रतिरोध आर रो एल बाय ए होता है, रिलक्टेंस एल बाय म्यू इंटू ए हो जाता है। साहब जी, कंडक्टेंस 1 बटा प्रतिरोध, परमियंस 1 बटा रिलक्टेंस, प्रतिरोधकता रो बराबर 1 बाय सिग्मा, रिलक्टिविटी 1 बाय म्यू। चालकता का हम लोग क्या करते हैं? G इक्वल टू 1 बाय आर। यहां प्रवेशता क्या करते हैं? 1 बाय एस, 1 बाय रिलक्टेंस करते हैं। केवीएल केसीएल दोनों जगह क्या होता है? लागू होता है साथियों। जिस रास्ते से करंट जाती है चुंबकीय विद्युतिक परिपथ कहते हैं, जिस रास्ते से फ्लक्स जाती है चुंबकीय परिपथ कहते हैं। पैरेलल सीरीज का सारा नियम जैसे यहां लगता है R1 R2 R3, वैसे वहां भी रिलक्टेंस में भी लगेगा साहब S1 S2 S3, दोनों जगह सारी चीजें क्या है? सेम है। अंतर देख लीजिए, धारा प्रवाहित होती है, ये प्रवाहित नहीं होती। काट भी दीजिएगा तब भी फ्लक्स पास करेगा, इसको काटिएगा तो करंट नहीं जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये अंतर है। मेरा जब मजबूत कौन बल है? चुंबकीय बल है। विद्युतीय बल तो सप्लाई खत्म, सब खत्म, ये सप्लाई नहीं भी दीजिएगा तब भी चलता रहेगा। चुंबकीय परिपथ को एक बार एक्साइटेशन देने की जरूरत है, एक बार एक्साइट हो गया फिर वह अपने आप काम करता रहेगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्साइटेशन जब तक है तभी तक लाइन कटेगा, पंखा बंद, लाइन कटेगा, बल्ब बंद। यानी मजबूत बल कौन है आपका साहब? चुंबकीय। चुंबकीय
ये बिना संपर्क के भी मजबूत अपनी सामर्थ्य को बनाए रखता है, ये बिना संपर्क के खत्म हो जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा। आइए साहब जी, धारा बनाए रखने के लिए ऊर्जा सदैव आवश्यक है, इसमें सिर्फ उत्पन्न करने के लिए चाहिए, बनाए रखने के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। फ्लक्स लाइन बंद नहीं होती हैं और चुंबकीय फ्लक्स लाइन क्या होती हैं? बंद, आप ध्यान दीजिएगा, बंद हो जाती हैं साहब। विद्युत परिपथ में शक्ति का क्षय I स्क्वायर R, और यहां पर कितना? हाफ LI स्क्वायर के रूप में ऊर्जा जमा ही करता है, बर्बाद नहीं करता है। EMF हटा दे तो धारा जीरो होती है, MMF हटा दे तो फ्लक्स मौजूद रहता है, जितनी उसकी क्षमता है वहां तक खत्म नहीं होती है। डायनामिक